जहां पर दुनिया एक तेज़ी के साथ डिजिटल करेंसी को अपना रही है और शिफ्ट हो रही है, वहां पर पाकिस्तान भी एक इक़दाम उठा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल तो बना दी गई है, बिलाल बिन साकिब को उनका जो CEO है वो भी बना दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इसको अभी तक कोई हतमी शक्ल इस तरीके से नहीं दी गई कि क्रिप्टो जो करेंसी का काउंसिल है उसकी कोई कानूनी हैसियत मौजूद नहीं है। क्या ये इफ़ेक्ट डाल सकती है, नहीं डाल सकती? पाकिस्तान इस जिद्दत में, इस डिजिटल करेंसी में क्या फ़ायदा उठा सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ शकूरी साहब, हमारे मईशत क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट भी, बड़ा बेहतरीन लिखते भी हैं इस टॉपिक पर। शकूरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि डज इट मेक सेंस कि एक तरफ आप अनाउंस कर चुके हैं कि काउंसिल बन गई है, काउंसिल को लीड भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक कानूनी कोई इसकी लीगलाइज हैसियत डिफाइन नहीं की है पाकिस्तान ने, तो ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है? थैंक यू फरवा। क्रिप्टो पे जैसे आपने कहा, हमने बहुत लिखा भी है। क्रिप्टो काउंसिल का जो क़याम अमल में लाया गया 2000 फरवरी में 2025 में, लेकिन होना ये चाहिए था जब अपॉइंटमेंट हो गई थी, इसकी मेंबरान्स पूरे हो गए थे, तो विद इन 1 or 2 वीक्स क्रिप्टो काउंसिल को ना पब्लिक डिबेट शुरू करनी चाहिए थी इस पर, क्योंकि आप एक हाई वॉलेटाइल सेक्टर को रेगुलेट करने जा रहे हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपके जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सेक्टर है। तो आप जानती हैं कि पाकिस्तान में एक्सपर्टीज़ उस लेवल की नहीं है, तो यू हैव टू ओपन द डिबेट। आप लोगों को बताते कि हमारे ये मॉडल्स हैं, आप एक्सपर्ट्स जो हैं, जो इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होना चाह रही है, कि आप अपनी तजावीज़ दें कि हम इसको किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। लेकिन फरवरी से लेके अभी तक जो क्रिप्टो का कोई काम उसने किया वो कोई सॉलिड नज़र आ नहीं रहा, जिसमें अपॉइंटमेंट तो उन्होंने कर ली, एक फॉरेन बंदे को भी ले आए जो बाइनेंस का एक CEO था, गो कि उसका बैकग्राउंड बड़ा शेडी है, लेकिन फिर भी आप एक एक्सपर्टीज सीख कर रहे हैं। उसके जो फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या जो भी, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने उस पर डिबेट शुरू नहीं कराई। उसमें जो लीगल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, आप IMF के प्रोग्राम में, आपके पास जो है वो बफर लेकिन बहुत वो कम है। उन्होंने अमेरिका में जब ये मौजूद थे बिलाल बिन साकिब साहब, तो उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम बस उसे रेगुलाइज करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट ना करने से कोई फ़र्क पड़ेगा, करने से फ़र्क पड़ेगा? और दूसरा सवाल रेगुलेशन वाला भी है कि इसे रेगुलेट कैसे किया जाएगा पाकिस्तान में? देखें, यही चैलेंज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ रेगुलेशंस का, क्योंकि रेगुलेशन में सिर्फ एक तरह की रेगुलेशंस नहीं है। आपने क्रिप्टो को डिफाइन करना है, आप क्रिप्टो को क्या डिफाइन करने जा रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम लीड लेंगे इसमें, इस सेक्टर में, तो आप क्रिप्टो को जब डिफाइन करेंगे, वेदर यू आर गोइंग टू अनाउंस और मेक इट अ लीगल टेंडर, एक ऐसी करेंसी आप इसको बनाना चाह रहे हैं जो आप, जिसमें आप रिजर्व्स मेंटेन कर सकें, जो एक्सेप्टेबल हो आपके क्रेडिट्स की पेमेंट्स के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी, या आप इसको एज एसेट्स डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि आप इसको जस्ट रेगुलेट करें और प्राइवेट सेक्टर इसको में डील करे, जैसे दुनिया में हो रहा है। आप देखें ना, 2026 का अभी जो सर्वेज या जो रिपोर्ट्स हैं, 2026 में पाकिस्तान जो है उसके क्रिप्टो यूजर्स को 28 मिलियंस के करीब होंगे। तो आपके जो अभी अनरेगुलेटेड सेक्टर है, तो आपके 28 मिलियंस जो हैं यूज़र्स हैं पाकिस्तान के, और जब आप इसको रेगुलेट करेंगे तो ये कहाँ पे बात जाएगी? तो उसमें सबसे बड़ा इशू जो आएगा वो कैपिटल फ्लाइट का है। तो आप कैपिटल फ्लाइट को रुकने के लिए क्या करेंगे? अब कैपिटल फ्लाइट जो है वो एक, आप उसको जब रेगुलराइज करेंगे तो लोगों की ट्रेडिंग होगी, वो जहाँ चाहेंगे अपने एसेट्स को मेंटेन करें। यही मैं अगला सवाल भी ये करना चाहती शुक्र साहब, क्योंकि अब डिजिटलाइज्ड करेंसी, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड, आप कहीं पर भी किसी भी मुल्क की करेंसी या क्रिप्टो करेंसी जो है उसको ख़रीद सकते हैं और कहीं पर भी बैठ के ख़रीद सकते हैं। आई टोटली गेट इट। बट आपने इन्वेस्ट करना है तो कोई पाकिस्तानी अगर इसे बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहा है, नॉर्मली हम इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, ये एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जब आप अपना पैसा मुल्क से निकाल कर किसी 2 नंबर तरीके से बाहर लेके जाते और लगाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी 2 नंबर तरीका है, बट वेयर डू यू सी when it comes to the effects of money laundering and the investment outside Pakistan? तो ये कोई होता है इसका कोई लिंक? मनी लॉन्ड्रिंग का ताल्लुक है तो आई राइट इन डिफरेंट टाइम। उसमें ये है कि आपने जो पहला मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट बनाया हुआ 2020 का, वो भी आपको पता है कि किस तरह से उस वक्त बाजवा साहब थे, और पार्लियामेंट का भी इमरान खान के टेन्योर में आपको पता है कि किस तरह से ऑपरेट हो रही थी। तो एक दिन में आपने उसको पास करा लिया, और अगर आप उस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो क्लाजेज हैं उनको देखें तो वो हर जगह पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है। तो और यही हाल है कि जब आप ग्रे लिस्ट से बाहर आए तो आपकी टेक्निकल कंप्लाइंस तो
किसी हद तक आपने बेहतर करके उनको दिखा दी, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस जो है अभी हाँ। भी वो बहुत लो लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस है। उसकी 11 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें से एक हमारा मीडियम कंप्लाइंट है और जो बाकी 10 हैं वो लो लेवल ऑफ कंप्लाइंस है। तो आपका तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उस लेवल की नहीं है कि आप एक ट्रेडिशनल जो आपका सेक्टर है ठीक है। उसकी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें। तो जहाँ पे तो ये आप कह रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल और नामुमकिन काम है। मैं लास्ट मिनट चल रहा है, मैं चाहूँगी कि दो सवाल है, मैं दोनों कंबाइन करके आपसे पूछ रही थी। एक तो मुझे बताएंगे, अगर ये लीगल फ्रेमवर्क मुकम्मल नहीं हुआ है या ओपन डिबेट नहीं कराई गई है, उस पर कैसे चलेगा, तो फिर ये कैसे काम करेगा? और दूसरा साथ ये भी कि जो हमारी स्टेट बैंक है उसकी पॉलिसीज़ प्रमोट नहीं कर रही हैं फ़िलहाल इसको, तो इसके क्या इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं आपको? स्टेट बैंक की पॉलिसीज, एक्चुअली स्टेट बैंक ने पहले इस पे बैन इस वजह से लगाया था कि हमारे पास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि इसको कैसे रेगुलेट करें, और वो मुख्तलिफ ममालिक ने किया भी है, वो बात नहीं है। अभी कल वो उनकी मीटिंग में उन्होंने कहा कि जी इसकी रेगुलेशंस पे हम काम करेंगे। तो जब रेगुलेट कर लेंगे तो डेफिनेटली वो स्टेट बैंक भी फॉलो करेगा जो लॉ बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको इसको लॉन्च करने से पहले डिस्कस करनी है। इसकी सबसे मेन फैक्टर, अगर आप इसको लीड करना चाह रहे हैं तो इसकी इन्वेस्टमेंट आप कैसे लाएंगे। आप जाके वहाँ पे लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते। आपको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का आज से 10-15 साल से जो इमेज बन रहा है, आप एक क्रिप्टो समिट क्यों नहीं कराते? SIFC को मेन रोल लेना चाहिए, लोगों को बुलाएं, उनको इस्लामाबाद दिखाएं कि यार हम कितने पीसफुल कंट्री हैं, हम इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट करने वाले हैं। उन एक्सपर्ट्स को बुलाएं, इन्वेस्टर्स को बुलाएं, यूनिवर्सिटीज़ को बुलाएं, उनके तजावीज़ लें और फिर इसको की रेगुलेशंस में वो तजावीज़ ऐड करें। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक दिन आएँ और आप कोई ऑर्डिनेंस जारी करें या आप एक पार्लियामेंट से एक लॉ पास करवाएं। इसमें आपको बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं। FATF के अलावा आपको बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, जिसमें एनर्जी वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्रिप्टो माइनिंग में जा रहे हैं, उसमें इन्वायरमेंट वाले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। उसमें IMF का बहुत बड़ा रोल है। उसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट से डील करना है। आपकी क्रिप्टो एसेट्स की रिकवरी है, उसमें OECD की रेगुलेशंस हैं जो टैक्स की रिपोर्टिंग से रिलेटेड हैं। आपको बहुत सारा इस पे काम करने वाला है, और आप ऐसे ब्लाइंडली या आप एक So it's not like that you walk out the door and you announce कि हम ये करने वाले हैं। उसके लिए आपने जो बहुत बेहतरीन तरीके बताया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको मद्देनजर रखना पड़ेगा। ज़ाहिर है कि IMF का प्रोग्राम है, you have to deal with them।